औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आप में से अगर किसी को स्क्रीन आवाज़ ब्रेक हो रही हो या कोई और इशू हो तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि अब मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, मैं नहीं देख सकता जो साइड साइड पे पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऐड हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, तो वो इसलिए आप में से कोई वॉइस दे के मुझे समझा दें। तो शुरू करें जी, आप में से कोई एक बता देगा। जी सर, शुरू करें सर। ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है आपका। अच्छा, ठीक है जी। अब ये जो पहली पिक्चर है आपके सामने, ये बेसिकली एक पत्ते की तस्वीर है, और अगर उस पत्ते को माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो पता चलेगा उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, लेकिन वैसे नहीं पता चलेगा कि क्लोरोप्लास्ट है। तो बज़ाहिर वो बाकी दुनिया के लिए एक पत्ता है, लेकिन जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो पता चलेगा कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसको कहते हैं एनालिसिस। यानी एनालिसिस का मतलब होता है एक चीज को खोल के डिटेल से देखना। अब एनालिसिस का मतलब ये होगा कि अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में कोई हंगामे हो रहे हैं, तो फिर उसको हर तरह से एनालाइज देखेंगे कि हंगामे क्यों हुए, इसकी वजह क्या थी, इसको करने वाले कौन थे। फिर इसी तरह से अगर कोई जंग हुई, उसमें फतह हुई, तो उसको भी देखेंगे जंग क्यों हुई, फतह की क्या वजह बनी। तो एनालिसिस का मतलब ये होता है कि डिसएग्रीगेट करना, नहीं अलहदा अलहदा करके उन चीज़ों को देखा जाए। और ये एक पिक्चर है दूसरी, जो कि मेरी आप सबके लिए दुआ है कि अल्लामा इकबाल भी उकाब से बहुत ज़्यादा मुतासर थे, क्योंकि उकाब के अंदर जो ख़ास बात होती है वो ये होती है कि उकाब ऊपर से निशानदेही भी करता है अपने हदफ की, और नीचे जाके उसको हासिल भी करता है। यहाँ से बात यह समझ आई कि जिस वक्त हम किसी टॉपिक को पढ़ेंगे तो ना सिर्फ ये कि उसका एक ब्रॉड हमें पता होना चाहिए कि क्या उसका ओवरव्यू भी होना चाहिए, और उसके बाद उसका माइक्रो डिटेल्स भी पता होनी चाहिए। तो अब ये एक पिक्चर है जो मैं भी आपसे शेयर करूं, पूरी दुनिया की पिक्चर है ये। तो इसमें हुआ ये है कि जो लोग हैं, मतलब जो मुल्कों के निशान हैं, इसमें दो तरह के रंग हैं। एक है सब्ज रंग और एक है ग्रे या ब्राउन, या सॉरी ग्रे या ब्लू। तो जिधर अभी मेरा माउस है, ये शायद आपको नजर आ रहा हो, ये सऊदी अरब है, ये ईरान है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा तेल है। यानी ये जो ब्लू कलर के और ग्रे कलर के हैं, ये डिनोट कर रहा है कि कहाँ कहाँ पे ऑयल है। और जो ग्रीन कलर है और ब्राउन कलर है, ये डोनेट कर रहा है कि सबसे ज्यादा ऑयल कंज्यूम कहाँ पे होता है, यानी जरूरत कहाँ पे होती है ऑयल की। तो यहाँ से पता चलता है कि ईरान, सऊदी अरब में सबसे ज्यादा तेल है। उसके बाद ये जो ग्रे कलर है, इराक है, कुवैत है, कतर है, यूएई है, और उसके बाद यहाँ पर साउथ अमेरिका में कुछ मुल्क हैं, नाइजीरिया है। ये सब वो ममालिक हैं जहाँ में तेल है अक्सरियत से। ब्लू में सबसे ज्यादा है, यानी कि सऊदी अरब और ईरान, और ग्रे में थोड़ा उससे कम है। और जो मुल्क इस्तेमाल कर रहे हैं तेल सबसे ज्यादा, वो एक तो अमेरिका है और उसके बाद रशिया है। तो यहाँ से ये पता चला कि तेल है किसके पास और इस्तेमाल कहाँ पे सबसे ज्यादा हो रहा है। तो अब आगे आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, कि इसका मतलब इस स्लाइड को दिखाने का मकसद ये था कि ये समझ आ जाए कि बाकी जो मुल्क हैं उनका ये सऊदी अरब और ईरान पे कितना इन्हिसार है, या ऑयल उनको चाहिए होगा इन ममालिक से। और इन ममालिक से जब तेल आएगा तो वो अपनी गाड़ियां भी चला सकेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे कंजम्पशन भी, बिजली भी बन सकेगी। अब ये जो एनर्जी है, क्योंकि आज का टॉपिक एनर्जी के बारे में है, लेकिन मैंने शुरू जो किया एनर्जी पे जाने से पहले
कोई मकसद था कि मैंने आपको ये स्लाइड दिखाई कि बज़ाहिर वो पत्ता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसकी और डिटेल है। फिर दूसरी पिक्चर ये दिखाई कि जो उकाब है, जिसको शाहीन भी कहते हैं, और बहुत ज़्यादा अल्लामा इकबाल उससे मुतासिर थे, बहुत पसंद करते थे शाहीन को, क्योंकि शाहीन की ख़ास बात यह है कि ना सिर्फ ये कि ऊपर से ये निशानदेही करता है, बल्कि नीचे आके वो अपना हदफ भी हासिल करता है, यानी बिग पिक्चर भी इसको पता है और नैरो भी हो जाता है। तो अब ये जो नेक्स्ट पिक्चर थी, उसमें बेसिकली ये नज़र आ रहा था कि जो ऑयल है वो कहाँ कहाँ पर है और कंजम्पशन उसकी कहाँ पर है। अब ये एक पिक्चर है जिसमें चाइना के प्रेसिडेंट सऊदी अरब से मिलने आए हैं, और टॉपिक क्या है? एनर्जी। अब देखें, ये जो एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क जाता है, उसका कोई मकसद होता है। कोई भी सदर दूसरे मुल्क जाता है तो कोई ना कोई मकसद हासिल करना होता है। आपका ये जो मैंने आज से एक तरह से एक सेमेस्टर ही शुरू किया है, इस सेमेस्टर में मैं आपको फॉरेन पॉलिसी भी पढ़ाऊंगा, एजुकेशन पॉलिसी भी पढ़ाऊंगा, सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम, इंटरनेशनल अफेयर्स, दुनिया में क्या हो रहा है, सऊदी अरब और ईरान का क्या इशू है, अमेरिका के अंदर क्या है, हेल्थ केयर, और ये इस तरह की तमाम चीज़ें होंगी। तो खैर, फॉरेन पॉलिसी की जब हम क्लास पढ़ेंगे तो उस क्लास में हम बहुत डिटेल से इसको मज़ीद स्टडी करेंगे। लेकिन जब एक मुल्क का सदर दूसरे मुल्क जाता है या एक मुल्क दूसरे मुल्क जाता है तो उसका कोई ना कोई मकसद होता है। तो चाइना की फॉरेन पॉलिसी, यानी फॉरेन पॉलिसी को हम डिटेल में तो अलहदा लेक्चर में देखेंगे। फिलहाल आप इतना समझ लें कि जो चाइना की फॉरेन पॉलिसी है, उसका एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है कि वो अपने लिए तेल को तलाश कर रहा है कि कहाँ कहाँ से उसको एनर्जी की ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं। अफ्रीका के भी बहुत सारे ममालिक में चाइना का कंट्रोल है, और इसके अलावा ईरान से भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सऊदी अरब से भी अच्छे ताल्लुकात। तो इसका मतलब ये है कि एनर्जी तमाम मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में एक अहम किरदार अदा करती है। अब अगला जो पिक्चर है वो एक खातून की है। ये 2008 में जब इलेक्शन हुए अमेरिका में, तो ये जो खातून है जिनका नाम सारा पेलिन था, ये खातून वाइस प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन में खड़ी हुई, और इलेक्शन तो हार गई थी, लेकिन ये क्योंकि वो 2008 का जो इलेक्शन था वो जीते प्रेसिडेंट ओबामा, और उनके जो नायब वजीर आजम बने वो जो बाइडन बने, जो आजकल अमेरिका के सदर हैं। तो ये कहीं पे इलेक्शन के सिलसिले में तकरीर कर रही थी। अब अगर आपको, मुझे नहीं पता कि आप लैपटॉप पे देख रहे हैं या फोन पे देख रहे हैं, लेकिन अगर थोड़ा सा आप गौर करें, तो गौर जब आप करेंगे तो आपको नजर आएगा कि इनके हाथ पे कुछ लिखा हुआ है। तो जैसे इंसान तकरीर के लिए जाता है तो अपने लिए कुछ पॉइंट्स लिख लेता है कि तकरीर पे जा रहा है और वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिखे अपने हाथ पे। तो उस वक्त तो अमेरिका में ये जो जर्नलिस्ट हैं, इनके पास तो बहुत अच्छे अच्छे कैमरे थे। आज से 12 साल पुरानी बात है, अभी तो और एडवांस कैमरे आ गए हैं। लेकिन वहां पे किसी कैमरामैन ने एक जूम किया और इस इनके हाथ पे देखने की कोशिश की कि इन्होंने इलेक्शन की तकरीर से पहले क्या लिखा है। तो जब जूम किया तो पता चला कि उस पे लिखा हुआ था एनर्जी, टैक्स कट, और एक कोई और चीज लगी। यानी एनर्जी इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि अमेरिका के लिए भी, कि इन्होंने अपनी तकरीर में एनर्जी के ऊपर भी बात करनी थी, तो अपनी हाथ पे नोट कर लिया कि मैंने इस पे भी बात करनी है। पहली तस्वीर जो हमने देखी थी वो चाइना की प्रेसिडेंट की देखी थी, दूसरी सारा पेलन की देखी। तो इससे पता लगा कि एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक स्लाइड है, ये बड़ी अहम स्लाइड है, और ये मैं स्लाइड आपके साथ शेयर करूंगा। जितनी भी स्लाइड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ मैं आपसे शेयर करूंगा ग्रुप पे। सिर्फ एक चैलेंज ये है कि ग्रुप पे 300 या 350 लोग हैं, अगर बॉयज और गर्ल्स को मिला लिया जाए तो क्या पता वो सारे
ये मटेरियल ना देखना चाहें और मैं अगर उनको भेजूं तो वो तंग होना शुरू हो जाएंगे, जी ये इतनी बड़ी फाइल क्यों आ गई है। तो मैं सोचता हूँ कि इसका क्या तरीकेकार किया जाए, या तो कोई जो इंटरेस्टेड लोग हैं सिर्फ उन्हीं को भेजी जाए, सबको ना भेजी जाए। इस पे मैं गौर करूंगा। लेकिन बहरहाल ये स्लाइड को भी अगर समझने की कोशिश करें तो ये बड़ी अहम स्लाइड है, क्योंकि इस स्लाइड में दिखाया ये गया है, नीचे जो एक्स एक्सिस है ये साल है और वाई एक्सिस पे तेल की कीमत है। यानी $0, $20, $40, $60, 80 और 100। यानी अगर आपकी स्क्रीन है तो अगर आपको ये नजर आ रहा है 0, 20, 40, 60, 80, 100, तो ये डॉलर में ऑयल की कीमत है। और नीचे अगर आप देखेंगे तो 47 है, 51 है, 55 है, 59 है और 2009 तक का डेटा है। अब ये डेटा बड़ा अहम इसलिए है कि क्योंकि इससे आपको पूरी दुनिया के अंदर जो एनर्जी पे पॉलिटिक्स होती है, यानी अक्सर आप सुनते हैं कि इराक की जंग तेल के लिए हुई, तेल की जंग है, तेल कम हो रहा है, तेल से दुनिया चलेगी, तो इसमें कितनी हकीकत है या नहीं है, वो जरूरी है उसको जानना। तो ये जो ग्राफ है इससे बड़ी अच्छी तरह से ये चीज वाजे आ रही। अब ये छोटा छोटी चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन चले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जिस वक्त 1973 में OIC तमाम इस्लामी ममालिक इकट्ठे हुए, उन्होंने इसराइल पे हमला किया और हमला करने के बाद ये तय किया कि इसराइल का और वेस्ट का तेल बंद कर देंगे। तो जब OIC की कॉन्फ्रेंस हुई लाहौर में, जुल्फिकार अली भुट्टो प्राइम मिनिस्टर थे, शाह फैसल भी आए हुए थे और बाकी सारे इस्लामी ममालिक आए, तो इन्होंने एक एलानिया जारी किया कि इसराइल की क्योंकि अमेरिका हिमायत करता है, लिहाजा हम पूरी दुनिया का जो वेस्ट के मुल्क हैं इनका तेल बंद करेंगे। तो आप देखें कि एकदम से तेल की कीमत ग्राफ में ऊपर चलेगी, यानी अगर वो $19 थी तो वो बढ़कर $40 से भी ऊपर चली गई। और उसकी वजह क्या है? एक सिंपल असूल है इकोनॉमिक्स का, डिमांड सप्लाई। जिस भी चीज की सप्लाई ज्यादा हो उसकी कीमत कम हो जाती है। आप लोग बल्तिस्तान से हैं ज्यादातर, तो बल्तिस्तान में जब खुबानी का सीजन आएगा तो शायद उसकी कीमत कम हो जाए। वैसे तो हर घर में अपनी होती है, लेकिन अगर सीजन आएगा तो क्या होगा कि वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, डिमांड तो थोड़ी होगी लेकिन सप्लाई ज्यादा होगी। और जिस भी चीज की कीमत सप्लाई ज्यादा हो जाए तो उसकी कीमत कम हो जाती है। यही वजह है कि जब गर्मियों में हम देखते हैं किसी चीज का सीजन आता है तो कीमत कम हो जाती है, जैसे जैसे सीजन खत्म होना शुरू होता है उसकी कीमत दोबारा से नॉर्मल हो जाती है। अगर तो रमजान है तो रमजान में क्या होगा कि रमजान के अंदर खजूरें, उनकी कीमत बढ़ जाएगी और फिर जैसे ही रमजान खत्म होगा तो खजूरें कम हो जाएंगी। तो ये एक डिमांड सप्लाई का असूल है। तो जैसे ही 1973 में ऑयल की सप्लाई कम हुई तो ऑयल की कीमत बढ़ बढ़ गई। फिर अगर इसमें दूसरी चीज देखें, ये यहाँ पे ईरान में रेवोल्यूशन आया 1979 में। तो जैसे ईरान में रेवोल्यूशन आया, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने भी कहा कि हम तेल वेस्ट को नहीं देंगे, क्योंकि इससे पहले जो ईरान के शाह थे वो अमेरिका के बहुत बड़े हामी थे, और क्योंकि वो उसके हामी थे तो लिहाजा हुआ ये कि उन्होंने ऑयल की सप्लाई बंद की, तो मार्केट के अंदर सप्लाई कम हुई। जैसी सप्लाई कम हुई तो तेल की कीमत बढ़कर 60 से भी ऊपर चली गई। फिर उसके बाद ईरान इराक की जंग हुई, फिर ऑयल ऊपर चला गया। फिर उसके बाद अमेरिका ने ऑयल की प्राइस को कंट्रोल करना शुरू किया, क्योंकि वो अफगानिस्तान की जंग हो रही थी, तो सऊदी अरब और अमेरिका मिल गए दोबारा। तो फिर दोबारा से वो रूस को हराने के लिए, क्योंकि रूस के पास तेल बहुत ज्यादा था, तो अमेरिका ने सोचा कि अगर रूस को हराना है तो सबसे आसान तरीका ये है कि तेल की कीमत इतनी कम कर दी जाए कि रूस के पास पैसे कम हो जाएं, क्योंकि रूस की सारी इनकम तेल से आती है। तो अमेरिका ने सऊदी अरब के साथ मिलके सऊदी अरब से कहा कि ऑयल इतना ज्यादा निकालें जमीन से
क्योंकि इन तमाम कंट्रीज का आपस में एक मुआहदा होता है कि जमीन से किस हद तक निकालना है। तो ओपेक कंट्रीज हैं ये, बाकायदा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, इनका एक मुआहदा है, इनकी एक यूनियन है। जैसे आप ये समझें कि पेट्रोल की यूनियन है, स्कूलों की यूनियन है, ये यूनियन वाले मिल के करते हैं फैसले, ताजरों की यूनियन है। इसी तरह से पूरी दुनिया के अंदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की भी एक यूनियन है, उसको कहते हैं ओपेक। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को कहा कि इतना ज्यादा तेल निकालो, इतना ज्यादा तेल निकालो कि पूरी पूरी दुनिया के अंदर तेल ज्यादा हो जाए और कीमत कम हो। और जब कीमत कम होगी तो रूस को कम पैसे मिलेंगे और वो अफगानिस्तान में जंग हार जाएगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि अमेरिका ने इतना ज्यादा उसको कम कर दिया कि ऑयल फिर अगर आप देखें तो $60 से कम होता होता बिल्कुल ये 20 से भी कम आ गया, $20 से भी कम आ गया। फिर उसके बाद दोबारा इराक की वॉर शुरू हुई और ऑयल ऊपर चला गया। अब ये पिक्चर आपको शायद वाज़ेह तब होगी जब आपके पास होगी, आप इसको लैपटॉप पे देखेंगे या कंप्यूटर पे देखेंगे। तो फिलहाल उसको जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर और होगा। लेकिन इस स्लाइड से जो चीज़ समझ आती है वो ये है कि ऑयल की कीमत कम या ज़्यादा होती है पूरी दुनिया के अंदर, और इससे फिर पूरी दुनिया को फ़र्क पड़ता है। यानी अगर पाकिस्तान में ऑयल की कीमत ज़्यादा हो जाए तो पाकिस्तान में क्या होगा, किराए महंगे हो जाएंगे, बसों के किराए महंगे हो जाएंगे, जहाज़ों के किराए महंगे हो जाएंगे, जो चीज़ें हम तक पहुंचती हैं वो महंगी हो जाएंगी, टैक्सियों के किराए महंगे हो जाएंगे, जो कंपनियां तेल से चलती हैं, कोई फैक्ट्रियां तेल से चलती हैं, उनका बिल ज़्यादा आएगा। और फिर वो जो चीज़ें बनाएंगे वो महंगी हो जाएंगी, फिर वो टेक्सटाइल भी बनाएंगे तो वो महंगे हो जाएंगे। तो एक पूरी चेन है, यानी ऑयल बढ़ जाए तो पूरी एक चेन पे फर्क पड़ता है। तो लिहाजा इस स्लाइड से हमें ये चीज समझ आई कि ऑयल की कीमत कम या ज्यादा होती है, पॉलिटिकल हालात की वजह से भी बहुत फर्क पड़ता है, जो पूरी दुनिया के पॉलिटिकल हालात हैं। उसके बाद जब हम आते हैं पावर सेक्टर पे, पावर सेक्टर को कहते हैं जो बिजली वाला सेक्टर है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो टेक्निकल नाम है वो है पावर सेक्टर। यानी आप अखबार पढ़ रहे हो और अगर पावर सेक्टर लफ्ज सुने तो आप फौरन समझ जाएं कि इसका मतलब है बिजली वाला जो सेक्टर है। तो अब हम आते हैं पाकिस्तान या किसी भी मुल्क के अंदर जो बिजली का सेक्टर है उसमें क्या होते हैं। उसमें तीन चीजें अहम होती हैं। जनरेशन यानी बिजली कैसे बनती है, जैसे सकर्दू में सतपारा डैम है, वहां से बिजली बनती है। केपीके में तरबेला डैम है, वहां से बिजली बनती है। पंजाब में मंगला डैम है, वहां से बिजली बनती है। और फिर जब बिजली बनती है तो ट्रांसमिशन, यानी इसको आप अगर समझें कि अगर एक आपने खत लिखा या कोई कोई चीज खरीदी तो आप कोरियर वाले को वो जाके टीसीएस के दफ्तर में देते हैं कि ये पहुंचा दो, तो वो टीसीएस वाला उस घर पे पहुंचा देता है। तो जिस तरह टीसीएस वाले का काम पहुंचाना है, इसी तरह से बिजली को पहुंचाने के लिए जो काम करते हैं वो कहते हैं ट्रांसमिशन। और ट्रांसमिशन के बाद फाइनल जो सिलसिला होता है वो होता है डिस्ट्रीब्यूशन, यानी बिजली को तकसीम करना। डिस्ट्रीब्यूट से मतलब ये है कि तकसीम करना। अब इसको अगर टीसीएस की मिसाल से समझें दोबारा आसान लफ्जों में, तो ऐसा होगा कि आप अगर जाएंगे और अगर आप अलीपुर में रहते हैं तो अलीपुर से जाएंगे आप पारा पे टीसीएस के दफ्तर में कोई भी आपने खत लिखा वो आप भेज देंगे। टीसीएस के दफ्तर वाला वो आपसे खत लेगा, एक गाड़ी में, बस में या जहाज में वो खत लेके चला जाएगा सकरदू। और जब वो सकरदू चला जाएगा तो टीसीएस का एक दफ्तर होगा, और टीसीएस के एक दफ्तर में वो सारी पैकेट आपकी तरह के और भी लोगों ने पैकेट भेजे होंगे, तो वो पैकेट लेगा और किसी टीसीएस वाले मुख्तलिफ लोगों को देगा कि ये फलाने इलाके में ले जाओ, ये फलाने इलाके में ले जाओ। तो तकसीम का काम वो करेगा। तो अब दोबारा से बिजली के ऊपर आते हैं, तो बिजली भी एक जगह बनती है और फिर आगे तकसीम, ट्रांसमिट होती है, ले जाई जाती है और फिर तकसीम होती है। अब जो नेक्स्ट हम देखें कि नेक्स्ट क्या है, कि जो अब हम इसी को थोड़ा मजीद समझते हैं। और मजीद समझने में क्या समझते हैं कि जहाँ बिजली बन रही है उसको, क्योंकि अखबारात आपने पढ़ने हैं अब, अखबारात पढ़ने के लिए
जरूरी है कि आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज का पता हो। अखबारात में सिर्फ जेनकोज लिखा होता है, तो जेनको का मतलब क्या है, शॉर्ट फॉर्म कर दिया। जैसे कोविड का मतलब ये है कि सीओ से बनता है कोरोना, वी आई से बनता है वायरस, और डी से बनता है डिजीज, यानी कोरोना वायरस डिजीज। तो इसको शॉर्ट कर दिया, यानी कोरोना से सीओ ले लिया, वायरस से वी आई ले लिया, और डिजीज से डी ले लिया, तो ये कोविड बन गया। क्योंकि ये 2019 में आया था, तो इसको कोविड 19 कहते हैं। तो अब अखबारों में ये खुल के नहीं लिखा होता कोरोना वायरस डिजीज, बस कोविड लिखा होता है। इसी तरह से जनरेटिंग कंपनीज लिखने के बजाय वो जनरेटिंग का 3 लफ्ज ले लेते हैं, GEN, और कंपनीज के 2 लफ्ज ले लेते हैं, CO। तो ये बन गया जेनकोस। यानी जेनको का मतलब है जनरेटिंग कंपनीज। ये वो कंपनी है जो तेल से बिजली बनाती है। फिर उसके बाद आ गया IPP। IPP से बनता है इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, क्योंकि पाकिस्तान में प्राइवेट इदारे भी बिजली बनाते हैं, जैसे मियां मंशा एक कारोबारी वो हैं, वो भी बिजली बनाते हैं और हुकूमत को बेचते हैं वो। तो इस तरह से पाकिस्तान में बहुत सारे प्राइवेट इदारे भी बिजली बनाते हैं। जैसे कराची में, कराची से बलूचिस्तान अगर जाएं तो हब रिवर आती है, वहां पे हब कंपनी है। हब कंपनी बरतानिया की थी, और उन्होंने बिजली बनानी शुरू की जब पहली पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, बेनजीर भुट्टो की, उस वक़्त ये बनाई गई। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, और अब बहुत सारी कंपनियां प्राइवेट भी बिजली बनाती हैं और हुकूमत को बेचते हैं। उसके बाद तीसरे मरहले पे आता है वापडा। यानी वापडा का मतलब ये है जो डैम से बिजली बनती है, जैसे गिलगित में सतपारा डैम है, बल्तिस्तान में सतपारा डैम है, फिर नलतर है डैम, जो जिसमें पिछले दिनों वो वाकया भी हुआ। तो नलतर डैम है, और नलतर डैम के बाद जो है मंगला और तरबेला, ये सारे डैम हैं। फिर उसके बाद जो बिजली ले जाने का काम करते हैं वो पाकिस्तान में 2 इदारे करते हैं। एक इदारे का नाम है NTDC, नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, और ये क्या करता है, ये पूरे मुल्क में बिजली तकसीम करता है। और इसके अलावा आता है के इलेक्ट्रिक, यानी कराची इलेक्ट्रिक। और फिर पूरे मुल्क में 9 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं। अब इसी चीज को जरा मजीद अगर पिक्चर से समझें, तो ये इस पे तीन तरह की पिक्चर है। ऊपर आपको तरबेला डैम नजर आएगा, नीचे आपको बड़ा बड़ा ट्रांसमिशन सिस्टम नजर आएगा। यानी ये वो बिजली के बड़े बड़े खंभे हैं जो बिजली को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। अक्सर आपने ये खंभे देखे होंगे अगर आपने सफर किया है कहीं ना कहीं। तो यही कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क जो हमने पढ़ा, इससे जो जो अभी पढ़ा उसको अगर कॉन्सेप्चुअल लेवल पे देखें, तो इसमें 3 रंग हैं। ब्लैक कलर का मतलब है जनरेटिंग, यानी ये बिजली बनाते हैं। ब्लू कलर का मतलब है ट्रांसमिशन, ये बिजली लेके जाते हैं। और फिर ये ग्रीन कलर है डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क भी आ गया। अच्छा, उसके बाद ये 2 डैम की तस्वीरें हैं, तरबेला डैम और मंगला डैम, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको। और उसके बाद आ गया डैम कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस क्या हैं। आपके लिए तो ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बल्तिस्तान के अंदर एक डैम बनने जा रहा है, अल्लाह करे कि वो बन जाए, जिसका नाम है दयामिर भाषा डैम। तो आपको तो ये वैसे भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये आप अगर आपके डोमिसाइल पे लिखा होगा, या अगर आप गिलगित की सीट पे कहीं जाएंगे, तो वो आपसे पहले पूछेंगे कि अच्छा भाषा डैम के बारे में बताएं। तो आप अगर कहेंगे मुझे नहीं पता, तो उनके जहन में अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा कि बल्तिस्तान का है और उसको कुछ भी नहीं पता। तो डैम कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, सबसे पहले जमीन को एक्वायर किया जाता है, यानी जमीन ली जाती है। फिर दरिया का रुख को मोड़ा जाता है। अब ये कॉन्सेप्चुअल चीज ऐसी है जिसके लिए मुझे आपको एक वीडियो भेजनी पड़ेगी, मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है पानी को रोकने के लिए। तो दरिया के रुख को मोड़ा जाता है, उसके बाद फिर एक दीवार बनाई जाती है, फिर उसके बाद एक पावर हाउस बनाया जाता है। तो इसमें तकरीबन 5 से 7 साल लगते हैं, यानी 5 से 7 साल लगेंगे तब जाके डैम बनेगा। ये कम से कम टाइम है, अक्सर इससे ज्यादा भी लग जाता है।
अच्छा जी, उसके बाद एक अहम चीज ये है कि इसके लिए आपको मैंने वीडियो देनी है, लेकिन इससे अगर आपको एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ आएगा जो कि टेक्निकल है, लेकिन आप में से जो नॉन टेक्निकल लोग भी हैं उनको भी ये समझना चाहिए, क्योंकि ये एक नेशनल इशू है। इस पिक्चर में आपके पास सबसे पहले अगर आप देखें तो एक ब्लू कलर का एक बना हुआ है जिसका नाम है रेजरवायर। तो ये जो बड़ा सा बना हुआ है ये डैम है, यानी ये जो ग्रे कलर की बिल्डिंग है ये डैम है जो सबसे ऊंची है। ठीक है, इस तस्वीर में अगर आपको बताने के लिए, यानी ये वाला जहाँ पे माउस है, माउस रोटेट कर रहा है, ये डैम है। और ये रेजरवायर यानी कहाँ पे पानी स्टोर किया गया है। तो पानी यहाँ पे स्टोर होता है और फिर यहाँ से पानी को छोड़ा जाता है। जब छोड़ते हैं तो यहाँ पे एक मोटर लगी हुई होती है, वो मोटर घूमती है ना जैसे, तो बिजली बनती है। और उस इस पानी का मकसद ही ये सिर्फ ये इस मोटर को घुमाना। तो जैसे ही मोटर घूमती है बिजली बन जाती है। अब जो थर्मल पावर स्टेशन है उसमें क्या होता है कि वो स्टीम स्टीम से वो घूमती है। जैसे अगर आप चाय बनाने लगें और एक हल्का सा ढकना रख दें चाय के बर्तन के ऊपर, तो जैसे पानी उबलेगा ना वो ढक्कन हिलना शुरू हो जाएगा। वो किस वजह से हिलना शुरू हो जाएगा? क्योंकि उसको स्टीम लग रही है, उसको भाप लग रही है, भाप उसको हिलाती है। तो असल में ये पानी भी वही काम कर रहा है, इस मशीन को हिला रहा है, बिजली बन रही है। और जो थर्मल पावर है वहां पे क्या होता है, आग जलाई जाती है, आग से स्टीम बनती है और वो स्टीम इस मोटर को हिलाती है। तो बेसिकली इस मोटर के हिलने से बिजली बनती है। और फिर पानी का क्योंकि ज्यादा वो जरूरत नहीं रहती, तो ये पानी बस इसको हिला के वापस दरिया के अंदर चला जाता है। अब ये बात मैं आपको एक नक्शे से भी समझाऊंगा, लेकिन पहले ये थर्मल पावर स्टेशन भी बता दूं। तो पाकिस्तान में ये थर्मल पावर स्टेशन एक गुद्दू में है जो सिंध में है, फिर जामशोरो है ये भी सिंध है, और मुजफ्फरगढ़ ये पंजाब में है। तो ये तीन बड़े थर्मल स्टेशन है पाकिस्तान में, और फिर तीन ही बड़े डैम है। लेकिन अब इशू क्या हो रहा है, यानी जो आ, मसला क्या हो रहा है, मसला ये है कि ये करंट तस्वीरें हैं कि ये तस्वीरें हैं ऑयल स्टोरेज की। तो जब ऑयल स्टोरेज के जो बड़े बड़े जहाँ पे ऑयल को रखा जाता है, वहां पे इन तस्वीरों में आपको नजर आएगा कि ऑयल लीक भी हो रहा है। तो ऑयल लीक होने की वजह से क्या है कि बहुत सारा तेल जाया हो जाता है। अब ये खराब क्यों है? क्योंकि जंग भी लग रहा है, ये साफ भी नहीं हुए। अगर ये साफ करने के लिए कैसे ये होगा? तो इसकी तो मेंटेनेंस के लिए पैसे चाहिए, इसकी मेंटेनेंस के लिए, इसको साफ रखने के लिए पैसे चाहिए। और फिर एक पीरियोडिक यानी एक महीने के लिए इनको बंद कर दिया जाए और साफ कर दिया जाए। लेकिन मुल्क में क्राइसिस इतना बड़ा होता है हर दफा कि जब भी ये कहते हैं कि हमें एक महीने के लिए बंद करने दें, हमने सफाई करनी है, तो इनको मना कर दिया जाता है कि नहीं, अभी मुल्क में बिजली की शॉर्टेज बहुत है। अगर बिजली शॉर्ट हुई तो अवाम सड़कों पे आएंगे, लोगों को मसाइल होंगे, लिहाजा वो इसको बंद नहीं करने देते। लेकिन ये अब मेंटेनेंस की वजह से क्या हुआ कि कैपेसिटी काफी कम हो गई। ये उन पिक्चर्स में आप देखें कि कितनी ज्यादा कैपेसिटी कम हुई। अच्छा, अब जो ये पिक्चर है, इससे ये पता लग रहा है ट्रांसमिशन का क्या नेटवर्क है। तो इसमें पाकिस्तान के नक्शे में आपको कुछ तारें नजर आ रही हैं, रेड कलर की और ब्लू कलर की। जो रेड कलर की तारें हैं ये बहुत हाई पावर्ड, यानी तेज बिजली इसमें आती है। तो वो तो आपको पंजाब में और सिंध में नजर आएंगी। ज्यादातर केपीके में, फाटा में आपको सिर्फ ब्लू रंग की तारें नजर आएंगी जो कि थोड़े वोल्टेज की होती हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा डिमांड नहीं है, ज्यादा बिजली की जरूरत पंजाब में और सिंध में है। और इधर क्योंकि इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है तो यहाँ छोटी ट्रांसमिशन है। इस पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो बल्तिस्तान आपको नहीं नजर आएगा, वहां पे कोई तार नहीं है, क्योंकि वहां पे अपनी बिजली बनती है। गिलगित बल्तिस्तान में वहां की अपनी प्रोडक्शन है, और उस प्रोडक्शन से वहां पे बिजली सप्लाई की जाती है, यानी कि यहाँ से जो बिजली बनती है वो वहां पे नहीं जाती। और ये वो पाकिस्तान का नक्शा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हैं जिनका काम तकसीम करना था। आप लोगों में से कुछ लोगों ने देर से ज्वाइन किया है, वो इसकी रिकॉर्डिंग सुन लेंगे तो उनको पता लग जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या हैं। लेकिन बहरहाल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो शुरू से थे उनको पता होगा।
तो ये डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां क्या करती हैं कि बिजली को लेके आगे सप्लाई कर देती हैं पूरे मुल्क में। और कोयटा, पूरे बलूचिस्तान में कैस्को है, कैस्को से बनता है कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन। फिर सिंध में आता है सेप्को, सेप्को से बनता है सखर इलेक्ट्रिक पावर कंपनी। फिर हेस्को से बनता है हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। मैपको से बनता है मुल्तान। फेस्को से बनता है फैसलाबाद। लेस्को से बनता है लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। गैपको से बनता है गुजरांवाला इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। आइस्को से बनता है इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। और पेस्को से बनता है पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी। यानी ये वो सारी हुकूमत ने मुख्तलिफ इदारे बना दिए हैं जिनका काम ये है कि वो बिजली तकसीम करते हैं पूरे मुल्क के अंदर। अब की इश्यूज क्या हैं, ग्रीवेंसेस क्या है? अब तो मैंने आपको थोड़ा सा डेटा दिया। ग्रीवेंसेस पावर सेक्टर में क्या है? एक तो ग्रीवेंस ये है कि लोड शेडिंग होती है। दूसरी ये कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहाँ पे बिजली गई नहीं है। फिर एक और मसला ये है कि फ्लक्चुएटिंग वोल्टेज है, बिजली कभी कम होती है, ज्यादा होती है, और फिर कभी फ्रिज जल जाते हैं, टीवी जल जाते हैं। फिर उसके बाद एक और इशू ये है कि बिजली महंगी बहुत है। तो ये वो चंद इश्यूज हैं जिसपे हमने बात करनी है। क्रॉस सब्सिडीज है, ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज है, ये मैं आपको जरा डिटेल से बताऊंगा। तो यही चीजें जो मैंने आपको बताई हैं अभी, ये अगर पिक्चर में देखा जाए तो पिक्चर में आपको एक तस्वीर नजर आएगी जिसमें बिजली नहीं है, एक बच्ची पढ़ रही है, और फिर उसका हेल्थ पे भी असर पड़ता है, अस्पतालों में ऑपरेशन भी हो रहे होते हैं। अभी मेरे ख्याल से ये लेक्चर खत्म हो जाएगा क्योंकि जूम का टाइम खत्म हो गया है। तो भाई यहीं पे मैं इसको स्टॉप करूंगा और फिर हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आप सबको एक सर्वे भेजूंगा और इस जूम लिंक की रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। आपने उस सर्वे को फिल करना है, फिर हम अपनी अगली क्लास करेंगे। ठीक है जी? ठीक है सर। ठीक है, तो ये वाली जो चीजें शुरू में आई हैं, लोगों ने देर से ज्वाइन किया है, ओके वो मैं सर। वो मैं इसमें एंटर कर देता हूँ, उसको आज ही मैं अपलोड करता हूँ और NYF ग्रुप पे डाल देता हूँ। और उसके बाद फिर एक सर्वे भेजूंगा, उसको फिल करें, फिर अगली क्लास का टाइम टेबल तय करते हैं। आप में से किसी का अभी ओके कोई सर। सवाल है जो रह गया, अगर कोई टाइप काम है तो फौरन मुझे व्हाट्सएप पे कर लें, मैं उसको व्हाट्सएप पे आपको जवाब दे दूंगा। ये 17 लोग जिस वक्त हैं, इन 17 में